तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 अक्टूबर को है चुनाव और उसके बाद गिनती होगी 19 अक्टूबर को। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। श्रीकांत शर्मा है बीजेपी की तरफ से, पंकज शर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना के। इसके अलावा विजय नायक हमारे साथ हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मेरे सहयोगी डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं और महाराष्ट्र में, हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों की बात करें तो दोनों पार्टियां आश्वस्त हैं कि भाई 19 तारीख का इंतजार नहीं, हम तो दोनों ही जीत रहे हैं। मेरा सवाल पंकज जी आपसे है, महाराष्ट्र में खासतौर पर अगर देखें तो पिछली बार 82 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी। इस बार आपको लगता है, हालांकि अभी भी श्योर नहीं है कि कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर अलग भी होकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जादुई आंकड़े तक कांग्रेस पहुंच जाएगी, आपको लगता है? महाराष्ट्र में कांग्रेस को इस बार किसी भी स्थिति में 100 से ऊपर सीटें मिलेंगी। अगर हम मिलके लड़े तो, मिलके नहीं लड़े तो। कांग्रेस की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी है और महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से जो सरकार चल रही है उसका काम देखा है लोगों ने। अभी बातचीत के कुछ चरण बाकी हैं, देखिए क्या होता है, तालमेल किस तरह बढ़ता है। पंकज जी बीच में टोक रहा हूँ, फिर माफी चाह रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि काम देखा है जनता ने 15 साल का, उसके बेसिस पर वोट करेंगे। अभी 100 दिन पहले आपको याद है केवल 2 सीटें आप लोग जीत पाए लोकसभा की, केवल 2। देखिए लोकसभा का चुनाव किस तरह हुआ, किस तरह हुआ ये किस्सा सब जानते हैं। एक पूरी तरह पूंजी पर आधारित, जिसको कहते हैं कि मनी ड्रिवन इलेक्शन था, और नरेंद्र मोदी आप भारत की जनता को तमाचा मार रहे हैं ये कहते हुए मैं कि भारत की जनता ने पैसा लेकर वोट दिया है। आप इनडायरेक्टली ये बात कह रहे हैं। मैं भारत की जनता को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप मेरे मुंह में मत डालिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ये होता है लोकतंत्र में, राजनीति में, और यहाँ नहीं दुनिया के कई देशों में हो चुका है। भारत में भी ऐसी मिसालें हैं जब जनता को कुछ राजनीतिक दल बहकाने में कामयाब हो जाते हैं। लोकसभा का ये चुनाव, इसको आप अपवाद स्वरूप देखिए। इस चुनाव के नतीजों को आप सामान्य नतीजे मत मानिए। जीतते हैं तो बड़े जेन्युइन चुनाव होते हैं, और आप जब चुनाव हारते हैं तो जनता विरोधी पार्टी के बहकावे में आ गई। आपको लगता है कि ये तर्क जनता के गले उतरेगा? पूरे देश ने देखा किस तरह का झूठ, किस तरह की अफवाहें, किस तरह की लफाजी, किस तरह के झूठे वादे, और किस तरह पैसे का बेहिसाब खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश की जनता का एक वर्ग उससे थोड़ा बहक गया। 2 सीटें कांग्रेस की आज की तारीख में, ये मात्र नतीजे 2 इसलिए आए। महाराष्ट्र में कांग्रेस में लोकसभा में केवल 2 सीटें जीत पाई है। मैं कह रहा हूं ना कि सहयोगी एनसीपी 4। हम तो पिछले लोकसभा के चुनावों में पूरे देश में सिर्फ 44 सीटें जीत पाए, क्योंकि हमने वो हथकंडे नहीं अपनाए जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए। हमने लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा की। जब आपने हम मर्यादाओं उसूलों के बाहर नहीं गए, इसलिए हमारी सीटें जरूर कम आई इस बार, मैं मानता हूं ये बात। जब आप 206 सीटें जीत कर आए थे तो क्या वो हथकंडे अपना के जीते थे आपने? नहीं, 206 सीटें। आप 206 जीतते हैं तो जेन्युइनली जीतते हैं। बीजेपी जीतती है 183 तो गलत जीतती है। 282 सीटें, 288 सीटें बीजेपी कैसे जीती, वो तो सब आपने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है। किस तरह का माहौल बनाया गया, किस तरह का सामाजिक ध्रुवीकरण किया गया, किस तरह पैसे का खेल हुआ, किस तरह अफवाहों का और लफाजी का खेल हुआ। हम आप पहली बार भारत के लोग, बात नहीं करिए, मैं भी पिछले 35 वर्षों से किसी न किसी रूप में चुनावों को देख रहा हूं। पहली बार भारतीय लोकतंत्र में ऐसा तमाशा हुआ। इसके पहले इस तरह के झूठ और इस तरह की लफाजी का कभी कोई खेल नहीं हुआ। महाराष्ट्र से आते हैं, सकाल के वरिष्ठ पत्रकार है विजय जी। आप पंकज जी की बातें सुन रहे हैं, हम सबके पुराने मित्र हैं, पंकज जी खुद पेशे से पत्रकार हैं। आपको ये बात गले उतरती कि कांग्रेस इस बार अपने दम पर 100 सीटें महाराष्ट्र में जीत रही है? मुझे ये लगता है कि ये जो चुनाव है ये कांग्रेस और एनसीपी के लिए बहुत कठिन चुनाव है। उन्होंने महाराष्ट्र में 15 साल राज किया है और उसका एंटी इनकम्बेंसी जो है वो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी है। इसलिए उनके सामने अभी भाजपा और शिवसेना की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती उनको है। मुझे ये लगता है कि इस बार जनता भाजपा शिवसेना जो उनका गठबंधन है उनके साथ जाएगी, ऐसा मेरा ठाम विश्वास है।
क्योंकि इन्होंने 15 साल, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने 15 साल शासन किया और फिर लोगों ने बाकी पार्टियों को या आप पार्टियों को वोट दिया था, वैसे ही महाराष्ट्र में वैसे ही कुछ हद तक चित्र दिखने वाला है। दूसरी बात ऐसी है कि ये दोनों पार्टियां जो है कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी, ये दोनों मिलकर अगर ये चुनाव लड़ेगी तो शायद उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन लगता ऐसे है कि वो जो 144 की जो फिगर है, वो 144 की फिगर तक जाने के लिए उनको बड़ी मुश्किल होगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। उनके पास बहुत बड़े दिग्गज नेता भी है और वैसे ही आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले जो बात चल रही थी बीजेपी और शिवसेना में कि अगर पार्टी आ गई तो उसमें मुख्यमंत्री पद किसको जाएगा, तो पहले ये हुआ था कि शिवसेना के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, वो शिवसेना के वो कह रहे थे, वो दावेदार बने थे, लेकिन 2 ही दिन पहले उन्होंने कह दिया कि मैं उनका कुछ दावेदार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा और शिवसेना, इनमें कुछ गठबंधन हुआ है, इसमें कुछ बातें ऐसी हुई है कि जिससे एक तय हो गया है कि सारा जो गठबंधन, विरोधी गठबंधन है, मेरे साथ वो एक साथ बीजेपी और शिवसेना दोनों के नेता एक साथ मौजूद हैं। इसी लाइव शो में आमने सामने करके बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, शिवसेना के नेता हैं, दोपहर का सामना के संपादक हैं। श्रीकांत शर्मा ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आप दोनों गठबंधन की पार्टियां एक साथ है, क्या ये बात आज इस राष्ट्रीय चैनल पर IBN 7 पर आप साफ कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का नहीं होगा, बीजेपी का होगा? प्रेम शुक्ला जी, क्लियर कर सकते हैं आप ये बात? नहीं, इस तरह की बात का भी प्रसंग नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का नेतृत्व ये निर्णय लेगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी यह तय नहीं किया गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। परंपरागत रूप से जो है वो ये रहा है कि केंद्र में जो है हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में समर्थन देते रहे हैं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन देती रही है। लेकिन जो अभी जो है, चूंकि ये तय नहीं हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का नेतृत्व तय कर लेगा और इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तय कर लेगा, हमारा बाधा आ रही है, प्रेम शुक्ला जी, बाधा आ रही है, कांग्रेस और एनसीपी को पराजित करना। कांग्रेस एनसीपी के बाद सबसे बड़ी बात तो ये कि कौन चलाएगा सरकार, सरकार का चेहरा क्या होगा? नहीं, आप कृपया शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के इतिहास को देख ले। 1990, 95, 99, 2004, 2009, 2014 कभी भी हमने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा। आपने जिन सालों को गिनाया ना प्रेम शुक्ला जी, उन्हीं सालों को आप दोबारा गिनाइए और फिर आप बताइए कि इन सालों में, पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, क्या एक बार भी शिवसेना ने यह कहा कि ठाकरे परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा? क्या बाला साहब का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर कभी चला? नहीं चला। और आज ये पहली बार हुआ इन चुनावों में कि शिवसेना की तरफ से मांग आई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। आपकी जानकारी के लिए आप रिमोट कंट्रोल लेके काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवसेना के तमाम शिव सैनिकों का मन जो है हमेशा रहा कि शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री हो, किंतु उनका यह निर्णय था, उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। उसी तरह से शिव सैनिकों के मन में, शिवसेना के पदाधिकारियों के मन में सदिच्छा है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, किंतु आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने यह अभी स्वीकार नहीं किया है। बस इतनी सी बात है। तो श्रीकांत जी, ये बात सुकून देती है? उद्धव ठाकरे इस रेस में थोड़ा सा पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी का रास्ता साफ हो रहा है? श्रीकांत शर्मा। सुमित जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके शो में 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई। एक तो 15 साल से जो पार्टी सत्ता में है उनके पास हमें गाली देने के अलावा एक उन्होंने अपनी उपलब्धि नहीं गिनाई। इसका मतलब है उनका कुशासन उनको आगे बोलने नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि इस चैनल में यह स्पष्ट होकर आया है कि अगली सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की बनने वाली है। आपका इंटरप्रिटेशन है ये, इस चैनल की जिम्मेदारी डालिए। और हमारी प्राथमिकता सुमित जी, हमारी प्राथमिकता महाराष्ट्र को एनसीपी और कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने की है, पहली प्राथमिकता। और किसी भी राज्य के विकास का आकलन वहां की कृषि की विकास दर, वहां की औद्योगिक विकास दर और वहां की, अब देखिए विकास दर। श्रीकांत जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको नहीं लगता है कि आप किसी का नाम प्रोजेक्ट करके गठबंधन के लीडर के तौर पर लड़ेंगे चुनाव, तो आपकी लड़ाई ज्यादा आसान रहेगी?
आपकी लड़ाई अभी अधूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा नाम प्रोजेक्ट किया है? सुमित जी, हमारी लड़ाई बिल्कुल अधूरी नहीं है। ये चर्चा, माफ करना, ये चर्चा लोकसभा चुनाव से पहले भी आप करते थे। हमारे कांग्रेस के मित्र पूछते थे आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। जब हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आ गया तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार वापस हो गया। तो आज देश की जनता में तो ये तो अच्छा मौका है ना, आप उम्मीदवार दीजिए मुख्यमंत्री पद का। हो सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार करके खुद आ गए, आप थोड़ी लाए उनको। महाराष्ट्र की जनता एनसीपी कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। वहां लोग विकास चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग सुरक्षा चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन, नवाब मलिक भी है एनसीपी कांग्रेस से महाराष्ट्र की जनता को मुक्त नवाब मलिक कराएगा। एनसीपी के नेता हैं। जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का श्रीकांत जी। नवाब मलिक जी, नवाब मलिक कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। आप उनकी सरकार पर तमाम उंगली उठा रहे हैं। नवाब मलिक। श्रीकांत जी कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं। महाराष्ट्र की जनता सुरक्षा चाहती है। देश में सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो महाराष्ट्र है। देश में सबसे ज़्यादा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो महाराष्ट्र में है। देश में सबसे ज़्यादा किसानों के लिए अगर कोई काम हुआ होगा तो महाराष्ट्र में। बंजर ज़मीनों पे जो फल लगाए जाते हैं वो आके यहाँ पर देखें। हमने 15 साल से लोग परेशान हैं। आप बोलते हो कि 15 साल के बाद चुनाव नहीं हो रहा है। 99 के बाद 2004 में हुआ, लोगों ने चुनकर दोबारा दिया। 2004 के बाद 2009 में हुआ, तीसरी बार लोगों ने मौका दिया। फिर चुनाव होंगे, फिर हम जीतेंगे। ये बात सच है कि लोकसभा में 8% वोट आपके गठबंधन को ज़्यादा मिला है। और वो हमने पिछले 6 महीनों में जिस तरह से फैसले हुए, जिस तरह से कुछ निर्णय प्रलंबित थे जिसको लेके नुकसान हुआ था, कुछ वर्गों को न्याय देने की बात थी, वो सब फैसले हुए हैं। नवाब मलिक, ये बात तय है कि पृथ्वीराज चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे अगर आपकी सरकार, आपकी अलायंस की सरकार बनती है तो? पृथ्वीराज चौहान का नाम फाइनल है? हमारे यहाँ जिसकी उसका मुख्यमंत्री होगा। और हमें लगता है पृथ्वीराज जी के चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लड़ रही नहीं, मैं साफ साफ कैटेगोरिकल आपसे पूछ रहा हूँ। आप झूठ यहाँ पे बच के नहीं निकल सकते। क्या पृथ्वीराज चौहान को एनसीपी स्वीकार करेगी? सुमित जी पहले आप समझ लो, जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा और सदन का नेता। पिछली बार भी आपकी सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बनवा लिया था। पिछली बार हमारी सीटें कम थी, उससे पहली बार 2 सीटें हमारी ज्यादा थी। हाँ, उससे पिछली बार हमारी 2 सीटें ज्यादा थी। लेकिन कांग्रेस ने कुछ चीजों को लेके बातचीत करके, कुछ मंत्रिमंडल को लेकर ज्यादा जगह दी। बातचीत से हमने फैसला किया था। लेकिन ये बात सच है, पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस या राष्ट्रवादी की परंपरा रही है, चुने हुए जो हमारे विधायक हैं वो पार्टी का नेता चुनते हैं और वही अगुवाई करता है। ये परंपरा है महाराष्ट्र की। नहीं, ऐसी परंपरा नहीं है। परंपरा तो ये है इसके आगे की कहानी कि वो आलाकमान को ऑथराइज कर देते हैं और फिर यहाँ पर शरद पवार, अहमद पटेल, सोनिया गांधी, इनकी मुलाकातें होती है और फिर मुख्यमंत्री तय होता है। विधानसभा विधायक मंडल की ये हमारा तरीका, ये हमारा नहीं, ये हमारा तरीका है, ये हम मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई नागपुर से आदेश या मातोश्री से आदेश नहीं निकलता। ये हमारा तरीका है। यहाँ पे शरद पवार, सोनिया गांधी का आदेश चलता है। नीरज गुप्ता, दोनों ही पार्टियों, दोनों ही गठबंधन जिस तरीके की बातें कर रही है, नीरज आप क्योंकि जमीन पे खड़े हैं, वहां पे अच्छे से आंक सकते हैं, क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं? देखिए सुमित, जिस तरीके से नवाब मलिक कह रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा, ये साफ दिखा देता है कि चुनावों से पहले भी अभी जब सीटों का बंटवारा होना है तो एनसीपी और कांग्रेस के रिश्ते कितने तल्ख होने वाले हैं। देखिए, एक बात साफ है कि पिछले 10 सालों के दौरान जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं तो एनसीपी को चूंकि केंद्र में कैबिनेट मंत्रियों के भी सौदेबाजियां करनी होती थी और वहां पर भी अपने लोग बिठाने होते थे, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पलड़ा भारी रहता था। इस बार कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार रहना होगा। एक भारी बदलाव आ चुका है उस पूरे परिदृश्य में कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है। ऐसी सूरत में सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा के लिए एनसीपी जो सौदेबाजी कांग्रेस से करेगी वो सिर्फ विधानसभा के स्तर पर होगी और वहां पर अगर वाकई एनसीपी की सीटें ज्यादा आती हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो उस सूरत में हुई कि जब सदन के अंदर ज्यादा मुख्यमंत्री कौन बनाता है। फिलहाल 15 साल का एंटी
इनकम्बेंसी कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को झेलना है, वो उसके लिए कितने तैयार हैं ये देखना होगा। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका ये लिटमस टेस्ट दोनों राज्यों के चुनाव साबित होंगे, ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हरियाणा भी। तो बीजेपी के लिए भी ये चुनौती है कि वो अपने इस नेता की लोकप्रियता को इन चुनावों में किस तरीके से साबित करती है। ठीक बोल रहे हैं आप, नई सरकार बनने के बाद केंद्र में ये पहला टेस्ट है बीजेपी का भी, और नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो उन्होंने कामकाज किया इन 100 दिनों में उस पर ठप्पा लगेगा कि कैसे जनता ने पसंद किया या नहीं पसंद किया। विजय जी, मैं आप सब नवाब मलिक कुछ बोला जी। नवाब मलिक साहब आप बोलिए पहले। नहीं, ऐसा है कि मोदी जी के जो यूनिट टेस्ट 3 वो फेल हो चुके हैं, अब परीक्षा भी फेल होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, जो उपचुनाव हुए वो यूनिट टेस्ट में पूरी तरह से मोदी जी की लोकप्रियता दिख के आ गई है। श्रीकांत जी रिएक्ट कर रहे हैं नवाब मलिक साहब। श्रीकांत जी। सुमित जी, नवाब मलिक बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने ये नहीं बताया कि अकेले 2013 में 3000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और अब महाराष्ट्र की जनता गुजरात की तर्ज पर विकास चाहती है। वहाँ की विकास दर आप देखिए 4.5-5% से ज्यादा नहीं है। कृषि की विकास दर वहाँ 2 अंकों में है, तो उसकी औद्योगिक विकास दर वहाँ गुजरात में 2 अंकों में है। आप गुजरात का ढंढोर ना पीटें। गुजरात में किसानों को पानी आप नहीं देते, गुजरात में आप लोगों के गांव तक पानी नहीं पहुंचा पाते। गुजरात की जनता विदेशों में जाकर अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट बन के रहती है। गुजरात के लोग अमेरिका में दरवाजे पे खड़े हैं, गुजरात के लोग वहाँ पे जाकर बर्तन मांजते हैं और अपना पेट भरते हैं। भाई साहब, गुजरात का ढंढोरा मत पीटो। जवाब चाहते हैं कि गुजरात का आदमी अमेरिका में जाके क्यों बर्तन मांजता है? आप बताओ, गुजरात का आदमी लंदन में जाके क्यों काम करता है? 24 घंटा बिजली महाराष्ट्र में है। आप 24 घंटे बिजली है। इस तरीके से लड़ने से आपके पास आपकी उपलब्धि नहीं है। नवाब मलिक साहब, श्रीकांत जी, नवाब मलिक साहब, श्रीकांत जी, नवाब मलिक साहब एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर होगा। सुनिए मेरी बात सुनिए। नवाब मलिक साहब, श्रीकांत जी, आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, सब लोग बारी बारी से बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। आप दोनों ने काफी देर आपस में डायलॉग किया। विजय साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के बाद वोट भी डल जाएंगे, लेकिन अभी तक दोनों गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में, यह अभी तक साफ नहीं है, ना कांग्रेस एनसीपी के लिए, ना शिवसेना बीजेपी के लिए। यह परेशानी क्या दिखाती है? विजय जी, आपको आवाज आ रही है? सवाल मेरा आपसे है, गठबंधन की सीटें अब तक घोषित नहीं हुई दोनों तरफ से। हाँ, हेलो। नहीं, बात ऐसी है कि ये सीटों के बारे में, जो बंटवारे के बारे में बात हो रही है, वो पहले ही, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते थे और तब तक ये एक दूसरे को खिंचाई होती थी। ऐसे ही भाजपा और शिवसेना और बाकी जो गठबंधन है, इनमें भी सीटों की खिंचाई के बारे में बात हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो गठबंधन के जो शिवसेना और बीजेपी छोड़ के बाकी जो पार्टियां हैं, उनको 20 तक सीटें दी जाए और बाकी जो सीटें बचेगी उनमें शिवसेना और भाजपा बांट ले। दूसरी बात ऐसी है कि आप अगर कांग्रेस और एनसीपी के पास देखेंगे तो एनसीपी और कांग्रेस ये 144 सीटों के बारे में बात कर रही है। 288 में से 144 सीटें कांग्रेस और 144 सीटें ये जो है एनसीपी, इनके लड़ने की बात हो रही है। लेकिन लास्ट मिनट तक ये जो बातें चलती है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस को एक मिलकर लड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन कांग्रेस को इस बार आप देखेंगे तो जो अभी चुनाव हुआ था, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली हैं। इसी हिसाब से एनसीपी ज्यादा सीटें मांग रही है और शायद कांग्रेस को, पंकज शर्मा, क्या कांग्रेस एनसीपी को इस बार अकोमोडेट करेगी, अपने से ज्यादा सीटें देगी पिछला परफॉर्मेंस देखते हुए 100 दिन पहले वाला? चल रही है बातचीत। देखिए, कोई एनसीपी का अपना कुछ दावा है कि उनको इतनी सीटें चाहिए, कांग्रेस का अपना कुछ कहना है। अब क्या फैसला होता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी बात यह है 144 पे क्यों नहीं मान जाते आप एग्जैक्टली 50% पे? अब मुझे नहीं पता कि 144 मांग रहे हैं, 140 मांग रहे हैं, या कितनी मांग रहे हैं, या हम 120 देना चाहते हैं। अब ये सब नवाब मलिक साहब, आप 144 सीट पे मान जाएंगे? नवाब मलिक साहब, आप 144 सीट पे मान जाएंगे एनसीपी अगर आपको 100 कांग्रेस दे दे? 144
144 सीट की हमने मांग की है। केंद्र के हमारे नेता चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें से रास्ता निकलेगा और 2-3 दिनों में गठबंधन पे मुहर लग जाएगी। 2-3 दिनों में अभी भी देख लीजिए क्या तैयारियां हैं। श्रीकांत शर्मा, क्या शिवसेना और बीजेपी इस बारे में कह सकती है कि आप कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? श्रीकांत शर्मा, सुमित जी, मैं तो आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि कुछ चीजें पार्टियों पे छोड़ दिया करो। अब हमारी पार्टी हम तो तय नहीं कर रहे हैं। मैं तो घोषणा करवाना चाहता हूँ, पार्टी तय करेगी। हम कौन होते हैं सर? हम तो रिपोर्ट करेंगे। आप तो शिवसेना से बातचीत करके हमारा प्रेम शुक्ला जी तय कर लेगा। 144 सीटें काफी है कि और चाहिए शिवसेना को? 50% की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, शिवसेना 171 सीट 169 सीट लड़ती रही है। इस बार चूंकि महायुति में कुछ और गठबंधन के नए साथी आए हैं, तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि अपनी सीटें हम कुछ कम करेंगे, लेकिन शिवसेना सबसे बड़े दल के रूप में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, ये सुनिश्चित है जी। और ये मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का जो है वो वाद नहीं खड़ा होगा, ये हम जानते हैं। जी, चलिए सुमित, लगता है कुल मिलाकर अभी फिलहाल सीटों का जो पेच फंसा हुआ उसे ठीक करने की जरूरत है, और अगर वो सुलझ भी जाता है तो उसके बाद भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो कोई चेहरा नहीं है। तो ये तमाम भी सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा और ये तस्वीर भी साफ करनी होगी। बहरहाल आप सभी चर्चा में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, मुद्दा में।